हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इनसाइट आईएएस 2021 टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसी का ये हम आज थर्ड पार्ट जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो टेस्ट चल रहा होता है उसी को पहले कंप्लीट कर लिया करूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा चल रहा है इनसाइट का, तो इनसाइट का पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद विजन का किया करेंगे, ठीक है। तो एक एक टेस्ट हम कर लिया करेंगे, तब जब एक पूरा हो जाएगा ये इनसाइट का तो हम लोग इनसाइट एक विजन का करेंगे, और मतलब विजन का कंप्लीट हो जाएगा तो इनसाइट का करेंगे। तो इस प्रकार चलेंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सा पार्ट मैंने किया कौन नहीं किया, तो ये सब छूट सकते हैं। इसलिए ये मुझे मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो बहुत देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट हमने उस पर डाला है कौन सा नहीं डाला है, ठीक है। तो उसमें छूट सकते हैं, इसलिए ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा आप लोग सूटेबल समझे तो आप लोग बता सकते हैं सजेशन में कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसा भी आप लोग बताएं। मुझे यार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि आज मैं बहुत सोच रहा था कि कौन सा टेस्ट मैंने डाला है विजन का, कौन सा इसका डाला है, तो उसी के बीच में मैं थोड़ा सा असमंजस में फंस गया था। इसीलिए ऐसा कदम उठा रहा हूँ। और जैसा भी हो आप लोग बता सकते हैं कि अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो उसको मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगा जैसे मैं कर रहा था, ठीक है। तो जैसा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे। तो फर्स्ट ए है कि अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सेनापति थे। सेकंड है कि शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे। और औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण अमीर या विश्वास पात्र था, ठीक है। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक इतिहास लेखक और कवि थे। तो इसमें अगर बात करें अब्दुल हामिद लाहौरी की, ठीक है, तो ये एक मतलब शाहजहां के काल में, शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे, ठीक है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अन्य जो न्यायाधिकरणों के विपरीत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन मूल संविधान में किया गया था। सेकेंड है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। और थर्ड है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो देखो ये गलत है, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको हाई कोर्ट में अपील करनी होगी, देन आपको जो है सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वहाँ नहीं जा सकते, उसमें प्रोविज़न किया गया है। पहले यही प्रोविज़न था कि आप जो है जो जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बाद में ये प्रोविज़न चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये गलत है। और जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि जो न्यायाधिकरण है, ठीक है, इसमें जो मूल संविधान में इसका प्रोविज़न नहीं किया गया है, तो ये भी हमारा गलत है। सॉरी सॉरी, ये गलत है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो मूल संविधान था, ठीक है, उसमें इसका प्रोविज़न नहीं किया गया था, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। और हमारा जो सेकेंड है, ठीक है, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता जो थी 1908 की, इसमें निर्धारित किया गया था कि जो इस प्रक्रिया के द्वारा इसे बाध्य, ये मतलब जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत ये बाध्य नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो हमारा सेकेंड वाला तो हमारा सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये एक्ट आया कब था, तो ये एक्ट आपको देखने को मिला था, जो ये इसमें एक्ट था 1985 का, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक्ट मतलब कैट एक्ट आया था, जो ये उसी के अंतर्गत आर्टिकल 323 ए में इसको जोड़ा गया था। तो ये मूल संविधान में इसका प्रोविज़न नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 53। तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मनसबदार की सैन्य जिम्मेदारियों के लिए उसे निश्चित संख्या में सवार अथवा घुड़सवारों को बनाए रखने की आवश्यकता थी। सेकेंड है कि अधिकांश मनसबदार वास्तविक रूप से अपनी जागीर में
निवास नहीं करते थे अथवा प्रशासन नहीं करते थे। ठीक है, तो अगर इनके बारे में बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मनसबदारी जो सैन्य जिम्मेदारियों के लिए एक निश्चित संख्या में जो सवार और घुड़सवार होते थे, और उसमें जो सवार होते थे उसको दो घोड़े दिए जाते थे। एक सवार को दो घोड़े, मतलब उसको एक मतलब जो सैनिक होता था उसके लिए दो घोड़े होते थे, क्योंकि युद्ध के लिए अलग होते थे और जो यात्रा करने के लिए अलग होते थे। तो दो प्रकार के घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था इसमें। ठीक है, और ये दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि जो मनसबदार होते थे वह वास्तविक रूप से अपनी जागीर में निवास नहीं करते थे और प्रशासन भी नहीं करते थे। ये आवश्यक नहीं था ये करना। ठीक है, तो ये जो चाहे वो कर सकता था और जो नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 54। तो इसमें हड़प्पा कालीन शहर नियोजन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इमारतों का निर्माण कच्ची ईंटों के मंच पर किया जाता था, इस कारण गढ़ ऊंचाई पर स्थित होते थे। सेकंड है कि गढ़ निचले शहर, जो गढ़ होते थे वो निचले शहर, गढ़ और निचले शहर दोनों के चारों ओर दीवार स्थित थी। मतलब एक सीटाडेल होता था, एक मतलब उच्चर मतलब सीटाडेल, और एक लोअर सिटी होता था। दो प्रकार के ये होते थे और दोनों जो है एक ऊंची दीवार से ये मतलब दीवार से चारों तरफ इनके दीवार होती थी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें अजात शत्रु के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह कहा जाता है कि गौतम बुद्ध से मिला था, मतलब वह गौतम बुद्ध से मिला था, और यह दृश्य भरहूत की मूर्तियों में दर्शाया गया है। प्रथम बौद्ध परिषद को आयोजित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसमें अगर इसके बारे में बात करें तो ये सही है कि मतलब उसे माना जाता है कि जो अजात शत्रु था वो गौतम बुद्ध से मिला था, और उसकी जो भरहूत में मूर्तियाँ बनी हैं उससे ये मतलब उसके ये साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और ये जो प्रथम बौद्ध संगीत इसके द्वारा करवाई गई थी। तो ये हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो भारतीय निर्यात गारंटी निगम यानी ECGC के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वित्त मंत्रालय में प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है यानी PSU है। और सेकंड है कि वाणिज्यिक या राजनीतिक जोखिमों के कारण भारतीय निर्यातकों को निर्यात आय की गैर प्राप्ति के जोखिम के विरुद्ध बीमा रक्षण उपलब्ध नहीं है। तो देखो ये गलत है, क्योंकि इनको जो ये होते हैं वाणिज्यिक या राजनीतिक जोखिमों के कारण भारतीय निर्यातक जो होते हैं उन्हें आय की गैर प्राप्ति के लिए जो प्राप्ति के जो जोखिम होते हैं उनके विरुद्ध इनको बीमा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, और फर्स्ट वाला ये भी गलत है, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम स्थापित किया गया है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, दोनों गलत हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है 57। तो इसमें अहोम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वे 13 शताब्दी में वर्तमान म्यांमार में विस्थापित हो गए थे और ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए थे। ठीक है, जो 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारा कि मुगलों ने अहोमों को पराजित किया था और लंबे समय तक इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। थर्ड है हमारा कि अहोम ने एक बड़े राज्य का निर्माण किया था। इनके लिए उन्होंने 1530 के दशक की शुरुआत, जो 1530 का दशक था उसकी शुरुआत में अग्नि-अस्त्रों का उपयोग किया था। तो देखो ये अहोम बहुत ही मतलब साहसी थे और बहुत ही लड़ाकू थे। ठीक है, और इनके पास बहुत ही टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी। इनके द्वारा मतलब अग्नि-अस्त्रों का प्रयोग किया गया है 1530 में। उस समय मतलब बहुत ही कम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि जब बाबर आया था तो उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये मतलब बहुत ही पराक्रमी थे। तो ये हमारा थर्ड वाला सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में ये जो वर्तमान म्यांमार है वहाँ पर विस्थापित कर ब्रह्मपुत्र घाटी जो थी वहाँ चले गए थे। ठीक है, और लेकिन मुगलों ने इन्हें पराजित किया था, लेकिन लंबे समय तक इनके ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया। और वो भी जो नियंत्रण स्थापित कर पाया था वो डायरेक्टली नहीं,
इनडायरेक्टली इनका नियंत्रण वो भी कुछ समय के लिए ही था। ठीक है, तो ये गलत है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 58। तो इसमें उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि विदत पूर्णतः समाप्त हो गई थी और सभा और समिति में योद्धाओं और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि उस समय जो उत्तर वैदिक काल है, ये वैदिक काल में विदत भी चल रही थी, सभा समितियों का भी महत्व था। ठीक है, और इसमें सभा और समिति थी, इसमें महिलाओं का भी योगदान था। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल आया तो इसमें जो है सभा और समितियों में जो है योद्धाओं और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया, महिलाओं और जो ये मतलब अन्य लोग थे उनको हटा दिया गया वहाँ से, और विधत भी समाप्त हो गई थी उस समय। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड और फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 59। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में 2 नई फसलें अर्थात तंबाकू और मक्का की शुरुआत की गई थी। और सेकेंड है कि नमक और चीनी में अत्यधिक सस्ते जो नमक और चीनी था ये अत्यधिक सस्ते थे, घी और तेल महंगे थे। ठीक है, और थर्ड है कि कोरोमंडल तट पर कपड़ा उत्पादन केंद्र बन गया था। तो ये तो थर्ड है सही है, क्योंकि कोरोमंडल पर आपको कपड़ा उत्पादन केंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड वाला है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो चीनी हुआ करती थी ये चीनी और नमक ये जो है महंगे होते थे। ठीक है, और ये जो तेल और घी होता था ये सस्ता हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में 2 नई फसलों का जो है प्रयोग हुआ था, मतलब उगाई जाने लगी थी, तंबाकू और मक्का। और 18वीं शताब्दी में आलू का भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, आलू और मिर्च। ठीक है, तो ये हमारा 1 और 3 इसका स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाक्रम यानी आईसीपी के संदर्भ में बताना है इसमें। ठीक है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वाधान में विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। सेकेंड है कि इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की मात्रा और प्रति व्यक्ति माप और उनके जो उसके व्यय घटक को क्रय शक्ति क्षमता का उपयोग करके एक सामान्य मुद्रा में परिवर्तित करना है। और थर्ड है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम एजेंसी है, मतलब राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। ठीक है, तो देखो अगर इसके आईसीपी के बारे में बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये एक जो आईसीपी आपको देखने को मिलेगा कार्यक्रम, ये जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वाधान में विश्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीडीपी की मात्रा और प्रति व्यक्ति जो माप होती है उसके व्यय घटक को क्रय शक्ति क्षमता का उपयोग करके मुद्रा में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड भी सही है और थर्ड भी सही है, क्योंकि इसका जो ये सांख्यिकी जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है उसी के अंतर्गत ये एनआईए काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 61। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल जो भारत में स्थित हैं। ठीक है, तो आमरी है, मिताथल है और बनावली है और हड़प्पा है। ठीक है, तो इसमें देखो मिताथल और जो बनावली है ये तो आपको भारत में देखने को मिलेंगे, लेकिन आमरी ये पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 62। तो इसमें 10 राज्य युद्ध के संबंध में बताना है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह पौषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। सेकेंड है कि यह युद्ध भारत नामक जनजाति द्वारा 10 प्रमुखों के एक दल जिसमें सभी गैर आर्य लोग थे उनके विरुद्ध लड़ा गया था। तो देखो ये गलत है, इसमें 10 जो भारत के जो भारत नामक जनजाति जो थी उसमें 10 प्रमुखों के एक दल था, उसमें सभी गैर आर्य नहीं थे, उसमें 5 जो है आर्य शामिल थे। ठीक है, अन्य सभी गैर आर्य थे, तो उनके बीच ये लड़ा गया था। तो ये हमारा सेकेंड गलत हो गया और फर्स्ट सही है, क्योंकि ये पौषणी नदी के किनारे ये लड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, तो ए वाला हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 63। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि
बंदगान दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सैन्य सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे, जो विशेष दास थे। ठीक है। और सेकेंड है कि मुक्ति का कार्यकाल सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकताओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। मुक्तियों पर नियंत्रण अत्यधिक प्रभावशाली था क्योंकि उनका पद वंशानुगत नहीं था। तो देखो अगर बात करें तो इधर फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि इसमें जो इनका कर्तव्य होता था, जो मुफ्ती होते थे उनका कर्तव्य होता था कि अभियानों का नेतृत्व करना और अपनी एकताओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। और बंदगान जो हुआ करते थे ये मतलब एक विशेष प्रकार के दास थे जो दिल्ली दिल्ली सल्तनत में नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। लेकिन थर्ड वाला गलत है क्योंकि इनका पद जो होता था, ये मुक्ति जो होते थे इनका एक्चुअली में ये एकताओं के प्रमुख नहीं होते थे। इनको कुछ जब बनाया जाता था एकताओं का प्रमुख, तो इनके लिए जब मतलब उस वो हटाना होता था तो बहुत दिक्कत आती थी। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 64। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में जो हैशटैग आई कमिट पहल प्रारंभ की गई है, तो किस मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है? तो ए ऑप्शन है कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने इसे शुरू किया है आई कमिट को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 65। तो इसमें हड़प्पन लिपि के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि अधिकांश शिलालेख लंबे हैं। सेकेंड है कि इस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था। और थर्ड है कि इस लिपि में अत्यधिक चिन्ह लगभग 375 से 400 थे। तो देखो अगर इसके हड़प्पन लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि जो लिपि थी इसमें अधिकांश जो शिलालेख थे वो छोटे देखने को मिलेंगे, ये लंबे नहीं थे, ये बहुत मतलब कम मात्रा में लंबे देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो ये गलत है और इस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है। दाएं से बाएं लिखा जाता था इस तरह से। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें लिखा जाता था और लिपि में अत्यधिक चिन्ह देखने को मिलते हैं, ये लगभग 375 से 400 के बीच थे। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है हमारा 66। तो इस कथनों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि छठी शताब्दी के दौरान उपराष्ट्रीय इकाइयों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। ठीक है। और छठी शताब्दी में भूमि अनुदान की प्रथा में अत्यधिक कमी आई थी और भक्ति पंथ ने संपूर्ण देश में प्रसार करना मतलब भक्ति पंथ ने संपूर्ण देश में प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। तो देखो भक्ति के बारे में अगर बात करें तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि भक्ति पंथ जो है ये छठी शताब्दी के समय ही मतलब ये एक्सपेंड होना शुरू हो गया था। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट में तो देखो इसमें जो भूमि अनुदान की प्रथा अत्यधिक कमी आई थी, तो नहीं, ये आगे भी कंटिन्यू रही थी और लगातार वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है। तो ये गलत है और ये फर्स्ट वाला सही है क्योंकि छठी शताब्दी के दौरान उपराष्ट्रीय इकाइयों का निर्माण होने लगा था इस समय। ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा एक और तीन स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें महाजनपदों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों के रूप में 16 राज्यों का उल्लेख किया गया था। कुछ महाजनपद जिन्हें गढ़ और संघ के रूप में जाना जाता था कुलीन तंत्री थे और महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे गढ़ से संबंधित थे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो महावीर और बुद्ध ये तो दोनों लोग गढ़ से संबंधित थे। ठीक है। ये गढ़ों के मतलब उनके जो गढ़ों के प्रमुख थे उन्हीं के ये पुत्र थे दोनों लोग। ठीक है। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा तो ये कुलीन तंत्र आपको देखने को मिलते थे इसमें, और 16 राज्यों का उल्लेख इसमें जो जैन ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें किया गया है। ठीक है। तो 16 जनपद उस समय देखने को मिलते थे। तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें हाल ही में अमेरी आई सेल्फ को समाचार में देखा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है अंटार्कटिक सागर, साइबेरिया सागर, ग्रीनलैंड सागर या अंटार्कटिका।
तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें अंटार्कटिका जो है वहीं पे ये आइस शेल्फ आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत विश्व के विशाल हिमनदों में से एक है, ठीक है। तो ये समाचारों में क्यों था, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें देखा गया है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया गया है कि 2016 से लगाकर 2021 तक इसके जो आयतन में वृद्धि हुई है ये लगभग 24% देखने को मिली है, और 2026 तक इसमें और 24% होने की उम्मीद है। तो देखो जहाँ हर चीज़ें मतलब हर जगह पे ये सारी चीज़ें घट रही हैं, मतलब सारे हिमनद घट रहे हैं, लेकिन इसका विस्तार हो रहा है, तो एक मतलब अच्छी खबर है, एक अच्छी है कि ये मतलब बढ़ रहा है हमारे लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अंटार्कटिका का है तो वहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 69। तो इसमें दिल्ली के सुल्तानों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि एक परगना में कई गांव शामिल थे और इसका प्रमुख सिकदार था। सेकेंड है कि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। और थर्ड है कि सल्तनत काल में शहरीकरण की प्रक्रिया ने गति प्राप्त की थी। तो देखो शहरीकरण तो स्टार्ट हो चुका था, और जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था। और लेकिन जो ये परगना था ये मतलब इसमें कई गांव शामिल होते थे, लेकिन जो इसका प्रमुख होता था वो सिकदार नहीं होता था, उसका प्रमुख जो होता ये आमिल होता था, ठीक है। और इनकी सबसे छोटी जो इकाई हुई थी दिल्ली सल्तनत की, तो ये गांव हुआ करती थी, और उसका जो प्रमुख होता था वो चौधरी या मुकद्दम उसको बोलते थे, ठीक है। तो ये हमारे जो सेकेंड फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया इसका डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें होयसल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि गरुड़ के नाम से जाने जाने वाला अंगरक्षकों का एक कुलीन और प्रशिक्षित समूह हर समय शाही परिवार के सदस्यों की रक्षा करता था। सेकेंड है कि होयसल की राजधानी हेलीवीड को मलिक काफूर ने लूटा था। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो मलिक काफूर था, ठीक है, इसी ने हॉलीवुड को जो होयसल की राजधानी थी इसको दो बार इसने लूटा था। एक बार 1311 में लूटा था, और एक बार 1327 में लूटा था। तो दो बार इसने आक्रमण किया था वहाँ पे, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गरुड़ के नाम से जानी जाने वाली एक अंगरक्षकों की एक कुलीन और प्रशिक्षित समूह का जो एक प्रशिक्षित समूह था वो शाही परिवार के सदस्यों की हर समय रक्षा करता था। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का निर्यात रोम को किया जाता था। तो लोहे की वस्तुएं हैं, मसाले हैं, मद्य है और शीशा है। तो देखो अगर इसमें बात करें तो लोहे की वस्तुओं का निर्यात रोम को किया जाता था भारत से, मसालों का किया जाता था, लेकिन मद्य जो था मद्य निर्यात करता था रोम इंडिया को, ठीक है। तो ये हमारे गलत हैं, और शीशा भी नहीं था इसमें शामिल, ठीक है। तो एक और तीन स्टेटमेंट हमारा इसमें एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें वास्तविक समय प्रतिलेखन पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी आरटीपीसीआर परीक्षण के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आरटीपीसीआर का उपयोग आरएनए वाले उन रोगजनकों के लिए किया जाता है जिन्हें प्रवर्धन के लिए डीएनए में अनुलेखित करने की आवश्यकता होती है। सेकेंड है कि वास्तविक समय आरटी-पीसीआर का उपयोग कर गत संक्रमणों का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर बात करें तो देखो इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो आरटी-पीसीआर होता है उसको आरएनए वाले जो रोगजनकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और उन्हें प्रवर्धन के लिए डीएनए में अनुलेखन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सेकेंड वाला भी हमारा सही है, क्योंकि आरटी-पीसीआर का उपयोग गत संक्रमणों का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ये अभी जो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो ये कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, ठीक है, तो उसी के संबंध में ये बहुत ज़्यादा न्यूज में आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें सातवाहन राजाओं के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि सातवाहन शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम से उत्पन्न किए गए थे, और सिंहासन का उत्तराधिकार सामान्यतः मातृवंशी था। तो देखो ये गलत है, मातृवंशी नहीं था। उनका नाम जरूर मतलब जो राजा होते थे उनका नाम जरूर उनकी
माताओं से उत्पन्न होता था, और जो माताओं की स्थितियां भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें जो राजा होते थे उस समय के वो उन्हें पूज्य मानते थे। लेकिन जो सिंहासन का उत्तराधिकार होता था वो सामान्यतः पितृवंशी देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि माताओं के नाम से उनके, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम सुना होगा, तो इस प्रकार वो मतलब नाम होते थे, माताओं के नाम से स्टार्ट होते थे। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास की कुल महारानियों में से एक रुद्रमा देवी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो ए ऑप्शन है काकतीय वंश, बी है राष्ट्रकूट वंश, सी है चेरा और पांड्या राजवंश। तो इसमें अगर काकतीय वंश की बात करें तो इसमें रुद्रमा देवी का ये मतलब इन्होंने यहाँ शासन किया है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और रुद्रमा देवी का जो ये शासन है देखने को मिलेगा, ये 1262 से लगाकर 1259 जो 1289 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो ये जो काकतीय वंश था उसकी ये महारानी जो थी वो भी राजा बनकर इन्होंने मतलब लड़का बनकर ये राजधानी मतलब उस समय ये रानी की थी। एक उस पे जो काकतीय वंश था, ठीक है, उसी पे एक रुद्रमा देवी करके साउथ इंडियन मूवी बनी हुई है। तो उसको आप देखोगे तो पता चलेगा कि वो मतलब कितने दिनों तक उनके जो राजवंश में कोई लड़का नहीं होता है, एक लड़की हो जाती है, बट उन्हें बाहर नहीं बताया जाता है वरना उनका राज्य छीन जाता, कोई उत्तराधिकार नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को लड़का बना के पाला पोसा था, उसके सारी प्रशिक्षण किया था, सब चीज़ें उसको मतलब प्रोवाइड कराई थी, मतलब बिल्कुल लड़कों की तरह उसको रखा जाता था। ठीक है, और फिर उसने शासन भी किया था लड़कों की तरह, लेकिन बाद में वो चीज़ें फिर सामने आती हैं। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो उसको मूवी को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्लू अर्जुन की है, साउथ इंडियन जो एक्टर है। ठीक है, तो वो मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग भी की है, और ये मूवी में है शायद, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो उसने इसका रोल किया है। ठीक है, तो उसको देखना आप लोग। नेक्स्ट है 75। तो इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमाक देव चरित्र नामक एक रचना लिखी गई है? तो फर्स्ट है कि अतुल या संध्याकर नदी, और बिल्हड़ के द्वारा या कल्हड़ के द्वारा। तो इसमें अगर बात करें तो कल्हड़ के द्वारा मतलब बिल्हड़ के द्वारा ये जो विक्रमाक देवचरित नामक जो नामक एक पुस्तक लिखी गई है। इसमें क्या है कि चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य थे, ठीक है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, उनकी गाथा वीर गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।